जयराम जी, लगातार सभाओं का दौर जारी है और आप लगातार लोगों के बीच 2024 को लेकर के जा रहे हैं। आपने कई सारी बातें रखी है, एमएलए का फुल फॉर्म हो या फिर यहाँ पर नीति लिखने की बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर के आपने बहुत सारी बातें रखी है। देखिए, मेरा भी मानना है कहीं ना कहीं हम लोग आज 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है हम लोग और मजबूत हो रहे हैं। खासकर जानकारी के स्तर से, शैक्षणिक स्तर से, मानसिक स्तर से हम लोग बहुत मजबूत हो रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोग देखें कि बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ बहुत अच्छी नीतियाँ हैं, वहाँ बहुत अच्छा से स्टेट रन भी होता है और हमसे बेहतर स्थिति में है। लेकिन हमारे यहाँ स्टेट रन नहीं करने का कारण है शासन और प्रशासन। और शासन और प्रशासन रन नहीं कर रहा क्योंकि हमारी सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके पास आइडियाज़ नहीं है, पढ़े लिखे कम हैं, उनके पास दूर की सोच होती है वो नहीं दिखती है। यानी साफ भाषा में वो एमलेस हैं, मिशनलेस हैं, विजनलेस हैं, जिस कारण आज हमारी राजकीय दुर्गति है। नहीं तो 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य भारत देश में तो कम से कम नंबर 1 होता। और ये मेरा नहीं, इस राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार का स्टेटमेंट था कि हमारे जो राज्य है वो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति की जो बागडोर है उसे संभालने का वक्त आया है। आपने अपनी समिति को, अगर बात की जाए, इस समिति को आपने अब पार्टी बनाने का निर्णय ले लिया है, इसको लेकर के अब आप आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, निश्चय ही हम लोग इस समिति को एक दल के रूप में परिभाषित करने के लिए जो हमारी कागजी प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और निश्चय ही महीनों में एक दल के रूप में, एक नए नाम के रूप में हम लोग सामने दिखेंगे। जयराम से एक बड़ा सवाल है, आप कहते हैं सत्ता सरकार का खिलाफ करते हैं, लेकिन डुमरी उपचुनाव में आपका साइलेंट समर्थन जो है वो जयमन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये आरोप है क्योंकि वो जो 30 सेकंड का वीडियो देखे होंगे वो मैंने ये भी कहा था यूपीए को क्यों, एनडीए क्यों, तो एनडीए वालों ने मौका देखा, उसको काट के चला दिया। तो इसलिए चूंकि आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मीडिया को बहुत सम्मान है, आप लोग एकेडमिक लोग हैं, वो 30 सेकंड के वीडियो पे ना जाएं। हमने स्पष्ट कहा था ये चूंकि सीट किसी की डेथ के कारण खाली हुआ है तो हम लोग जब चुनावी सफर की शुरुआत करेंगे तो एक फ्रेश सीट से करेंगे और संभव है 2024 में ही करेंगे। जयराम जी, आप नीति निर्धारण की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी शिक्षकों की जो बहाली आई थी उसको हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। फिर से एक बार जो है बेरोजगार युवा जो है वो परेशान है कि किस तरीके से उन्हें आगे नौकरी सरकारी देगी या नहीं देगी। देखिए, नीति निर्धारण राज्य में एक बहुत ही चैलेंजिंग विषय है। बिल्कुल सामने आप 23 सालों के झारखंड को देखिए, इसका प्रमुख कारण यही है कि झारखंड एक अपनी वजह से गुलाम है। बाकी जो भी राज्य हैं वहाँ परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है। उस राज्य के लोग नीति नियम बनाते हैं, उस राज्य के लोग विधि व्यवस्था में हैं। लेकिन झारखंड मुझे लगता है शायद अगर पूर्ण राज्य की बात कही जाए तो झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ विधि का निर्माण, नीति का निर्माण यहाँ के मूलवासी नहीं अपितु थोपे हुए लोग करते हैं। इसीलिए नीति को ऐसा बनाते ताकि यहाँ थोपा जाए और एक ऐसा बैकडोर रहे जिसमें सभी राज्यों को, पूरे भारत को आने का न्योता मिले। तो इसीलिए मुझे लगता है स्थानीयता को लेकर झारखंड को सोचना चाहिए। झारखंड के प्रत्येक नौजवान 3.25 करोड़ की आबादी को सोचना चाहिए कि झारखंड में किस प्रकार से यहाँ के लोगों के, मूल लोगों के हक को छीना जा रहा है, उनके हक को किसी और को बेचा जा रहा है। आज सोचने का समय है, नहीं तो 20 सालों में झारखंड एक खंडहर विस्थापित क्षेत्र के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। लगता है कि एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, जिस तरह से राजनीतिक दलों का जो एक तरह से आर्थिक जो रहा है प्रकोप, लंबा नहीं, बहुत लंबा, बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि हम लोग जिससे टकराएंगे वो आसान बात नहीं है, किसी भी प्रकार से आसान नहीं है। हम लोग नया दल है, नए नौजवान हैं, हमारे पास नए आइडियाज़ हैं, लोग हमारे पास है, मानते हैं, एक बहुत बड़ी आवाम हमारे पास है। लेकिन जब उसको वोट में तब्दील करेंगे तो बहुत चुनौतियां आएंगी। और हमारी जो आज के राजनीतिक परिवेश क्या है ना, धनबल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जब धनबल का प्रयोग होता है तो जनबल कहीं ना कहीं हार जाती है। तो हम लोग 2024 में एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि जनबल का स्थान ऊंचा रहे और धनबल उसके सामने कहीं टिक ना पाए। राजधानी रांची में इस तरह की ताकत दिखाने के पीछे का क्या मकसद है? बिल्कुल, राजधानी महत्वपूर्ण है। राजधानी एक ऐसा प्लेस है जहां आपको ताकत दिखाएंगे तभी आपकी राज्य में महत्व और इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। धनबाद बोकारो में बहुत हुआ, अब राजधानी को जो हमारा केंद्र बिंदु है वहां ताकत दिखाने की बात थी और आज मुझे लगता है ताकत पूरे राज्य ने देख लिया कि ये नन्हा सा बालक कर क्या सकता है। क्या इसका जवाब तो नहीं है कि आपका जो आरोप लग रहा था कि बीजेपी के एजेंट है और या जेएमएम के एजेंट है? उसका भी आरोप क्या बोले? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उनको कैसे विश करेंगे? देखिए, पहला बात तो उनसे हमारी वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत नहीं आता। देश के प्रधानमंत्री को, श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही एक संदेश चाहेंगे कि गांधी के देश में, संवैधानिक देश में गांधी की हत्या ना की जाए। उन्होंने कहा था रिसोर्सेज आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। आज देखिए गोंदलपुरा में एनटीपीसी का मतलब इस प्रकार से मैंने कब्जा करने का प्रयास
प्रयास किया जा रहा है, गाँव को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, और बाकायदा सेक्रेटरी फोन कर रहे हैं कि ये सेंटर से प्रेशर है। तो सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, तो उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए। गांधी का देश तभी होगा जब जो हमारे पास संसाधन है उसका समान बंटवारा होगा। संवैधानिक देश तभी माना जाएगा जब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता की बात होगी, ना कि आप अडानी की बात करेंगे, ना ही पूंजीपतियों की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के सरकारी काल में ये तो दिखा है कि पूंजीपतियों को आश्रय मिला है, पूंजीपतियों का लोन माफी हुआ है, बाकायदा रामदेव बाबा से लेके जितने भगोड़ा हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति, एक आम किसान कहीं ना कहीं आत्महत्या के कगार पर पहुंचा है। तो देश के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं, और चाहेंगे गांधी का देश, गांधी की विचारधारा को जिंदा रखा जाए, संविधान का देश, संविधान की मान मर्यादा रखी जाए। जयराम जी नया दल बना लिए हैं, अब इसके बाद जो है आप जिसको बाहरी कहते हैं उसके पास वोट मांगने जाएंगे या फिर नहीं? देखिए, सबसे पहला बात, हम दो राज्यों में आइडेंटिटी को नहीं स्वीकार करेंगे। हम लोग अपने नीति सिद्धांत के साथ रहेंगे। दो राज्यों में आपकी आइडेंटिटी है, दैट मीन्स आप गलत है। तो हम लोग बिल्कुल भी, अगर दो राज्यों में आइडेंटिटी है तो उनसे हम यही अपील करेंगे कि जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु में, जिस प्रकार हमारे लोग केरल में रहते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, आश्रय पाते हैं, उसी प्रकार आप भी आचरण कीजिए, आप भी व्यवहार कीजिए। किसी के अधिकार को डबल आइडेंटिटी के साथ नष्ट ना कीजिए। ये भारत है, यहाँ नागरिकता एक होता है लेकिन डोमिसाइल आपका राज्य के अनुसार होता है। ये अमेरिका नहीं है कि राज्य आपको एक नागरिकता देगा और देश एक नागरिकता देगा। ये भारत है, नागरिकता हमारी एक ही है, लेकिन स्थानीयता हमारी राज्य के आधार पर तय होती है, और एक व्यक्ति एक राज्य की स्थानीयता को ही तय कर सकता है। अपना जो अधिकार है, उस राज्य का प्रावधान है, एक ही राज्य में तय कर सकता है। तो उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि भाईचारा का संदेश दे और किसी के हिस्से को छीनने का कार्य ना करें। जयराम जी 19 सितंबर से जयराम अपने भाषण में कहे हैं कि रोजगार की ओर युवा ध्यान दे, क्योंकि नौकरी में कुछ रखा नहीं है। नौकरी रहेगा तो फिर क्या बोलते हैं, प्रमोशन मांगेंगे, मतलब कि बहुत तरह की बातें हैं। जो नौकरी को लेकर के जो लगातार जो है आप लोकसभा भी करते हैं, उसमें अपना जिक्र करते हैं, तो ये रोजगार की बात कर रहे हैं सीएम। देखिए, यदि राज्य में नौकरियां हैं तो भाई नौकरियों पर आपको राज्यवासियों के अधिकार को देना होगा, क्योंकि सरकार आपने उसी को कह के बनाया था। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शन, विकल्प हैं हमारे पास जिनमें रोजगार के साधन सृजन किए जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे मैंने, अगर आप रोजगार के साधन कहें तो मैं उदाहरण देता हूं, हमारे पास लाखों किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट बिछा है। आप इसमें ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, या फिर हमारा एक पर्यटक क्षेत्र है, हमारे पास अनगिनत डैम है, उस जल को गेहूं के लिए पहुंचा के बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, उनके माध्यम से रोजगार के सृजन किया जा सकता है। और जो नौकरियां हैं उनको तो आपको फुलफिल करना ही होगा, क्योंकि बिना नौकरियों के आज लोकतांत्रिक देश कैसे चलेगा। आपको सीओ की जरूरत पड़ेगी, बीडीओ की जरूरत पड़ेगी, आपको जेई की जरूरत पड़ेगी, आपको शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, आपको चपरासी की जरूरत पड़ेगी, आपको माली की जरूरत पड़ेगी। नौकरियां कैसे नहीं आप देंगे? आपको नौकरियों को देना होगा। अब आप इनको टेंडर लगा के आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर शिक्षा को भी बेचेंगे, तमाम वैकेंसियों को बेचेंगे, तो फिर झारखंडियों के पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए राज्य सरकार अगर ये बयान देती है तो दुर्भाग्य है। अगर ऐसा ही करना है तो ठीक है, मुर्गा मुर्गी पालन करें। आप बसंत सोरेन को टिकट क्यों दिए, बुद्धू सोरेन को देते हैं। आज ये तो गनीमत है कि आपके परिवार में 4 लोग फिटफाट है, इसलिए 3 विधायक, एक सांसद है। 18 लोग फिटफाट होते तो मुझे लगता है संथाल परगना की 18 सीटें आपकी होती। तो ये ड्रामा मुख्यमंत्री ना करें, एक ऐसे राज्य का निर्माण करें, क्योंकि लोगों ने उम्मीद के साथ, मूलवासी आदिवासियों ने बहुत उम्मीद के साथ उनको लाया है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। जयराम जी 19 तारीख से कोरमी समाज का आंदोलन शुरू हो रहा है, कोरमी समाज का आंदोलन शुरू हो रहा है एसटी सूची में शामिल करने को लेकर के, उस पर क्या कहेंगे, उस पर क्या? देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है। इस संविधान के देश में हर किसी को अपने संविधान के दायरे में रखकर अपने अधिकार को मांगने का अधिकार है। बाकायदा कुर्मियों का जो इतिहास रहा है आप भी जानते हैं कि खेती से उनका इतिहास रहा है। यहाँ के माने आदिवासी लोग हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ छल इसलिए हुआ है क्योंकि मैक्सिमम जो उद्योग है उनकी ज़मीनों पर है। तो इसलिए मेरे सभी भाइयों को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि 40 दिखाया गया था। सोचिए, जिसकी आबादी पूरे आसपास के 3 राज्यों में 2 करोड़ 2.5 करोड़ है, उनकी भाषा को 43। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है उनको मिटाने का, उनको नष्ट करने का। तो हम तो बार बार कहते हैं, बाकायदा हमको जब पूरा बात रखने का मौका दीजिएगा तो जो अभी विवाद चलता है उस पर भी हमारे पास विकल्प है। जब हमने कहा कि EWS जिसको कोई जानता नहीं था उसको लोगों ने धरातल पर लाया, तो आप केंद्र की सूची में जो है रहने दीजिए। राज्य को अगर समस्या होता है बाकायदा तो हम ये भी तर्क देते हैं कि आज पहाड़िया जनजाति, बिरोहरी जनजाति, बिरोजिया जनजाति, ये बाकी जनजातियों के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी एक स्पेशल ट्राइब्स में आप रखें। तो ठीक उसी प्रकार किसी भी प्रकार आपसी मतभेद ना हो, ये मांग उनकी आज सदियों से चली आ रही है। तो ये संवैधानिक मांग है और भारत का संविधान, राष्ट्रपति को अधिकार है, संसद को अधिकार है किसी को सूची में डालना, हटाना। लोकुर कमेटी बनी 1965 में। तो ये भारत एक स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में लोगों की मांगने को उनको अधिकार। आंदोलन में आप ही शामिल होंगे? बोल रहे कि आप लोग जो है उनका हक अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए, आज तो मोटा मोटी वो समुदाय सूचीबद्ध नहीं है,
आज तो सूचीबद्ध नहीं है, अभी कब होगा नहीं होगा ये अलग विषय है, लेकिन आज आदिवासियों के साथ किसने अन्याय किया है? देखिए रांची की स्थिति देखिए, जहाँ जहाँ उनका आशियाना है, जहाँ जहाँ उनका ठिकाना है, तो ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। तो हम तो कहते हैं अगर ऐसा बात होता है तो राज्य सूची एक बनाई जाए, जिसमें एक फार्मिंग ट्राइब तय किया जाए, एक प्रिमिटिव ट्राइब तय किया जाए, केंद्र सूची एक रहे। आखिर बाकी राज्यों में कहीं अदर बैकवर्ड कास्ट 1, 2 है, MBC है, OBC है, BC 1 है, BC 2 है, लेकिन केंद्र सूची में एक है। EWS कोई नहीं जानता था, 2016 में अचानक आके टपका। क्यों? समय की मांग थी। तो विवाद ना हो, बैठकर समस्या का समाधान हो, लेकिन किसी का अधिकार कोई ना छीने। और मैं बाकायदा ये बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ अगर शोषण होता है तो एक आम, जैसे आप सोचते हैं दलित उत्पीड़न, तो एक आम दलित का उत्पीड़न होता है, आदिवासी उत्पीड़न तो आम आदिवासी का उत्पीड़न होता है। लेकिन कुर्मी एक ऐसा समुदाय है, मुझे लगता है नफरत की नहीं, वो साजिशों का शिकार हुआ है। आज 2 नेता कोरोना में जूझे, दोनों कुर्मी के थे। इट्स नॉट कोइंसिडेंस, इट्स ए कॉन्स्पिरेसी। आज जगन्नाथ महतो दुनिया में नहीं है, श्रद्धांजलि। दूसरा नेता भी कुर्मी का बेटा है, इंद्रजीत महतो। पहले हम प्रार्थना करते सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी आस्था को कि वो इंसान स्वस्थ हो, तो वो साजिशों से जूझ रहा है वो समुदाय। मीडिया बंधु कभी दिखाइए, सुनील दा की हत्या हुई, लेकिन जो दूसरा शख्स मारा गया तो उनके सामने प्रभाकर महतो था। क्यों मारा गया? महतो था इसलिए मारा गया। इसलिए मुझे जयराम जी आप ये बताइए कि आपने संजय सेठ का जिक्र किया आपने, और आपने ये कहा कि बाहरी सांसद है, मतलब वो राजस्थान के या कहीं का भी रहे, तो क्या लोकतंत्र में इजाजत नहीं है कि कोई कहीं भी जाए? नहीं, बिल्कुल इजाजत है। नहीं, सही बात है। भारतीय लोकतंत्र में कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव कोई कहीं से लड़ सकता है। तो झारखंड के लोग आज तक कभी बिहार, यूपी, बंगाल से नहीं लड़े हैं, तो ये थोपा हुआ लीडर क्यों? क्या हमारे पास लीडरशिप की कमी है? ये जनादेश मिला था ना, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, ठीक है, जनादेश इसलिए मिला था कि हमको कमजोर करके रखा गया। इट्स ए प्लानिंग है। हमें आर्थिक कमजोर बना के रखा गया, हमें राजनीतिक कमजोर बना के रखा गया, हमें सामाजिक कमजोर। आज जो आदिवासी मूलवासियों को टकराया जा रहा है, कहीं ना कहीं सामाजिक कमजोरी कमजोर करने के लिए, ताकि वो लोग आसानी से शासन और शोषण कर सके। तो इसलिए ठीक है, जनादेश है, लेकिन इसलिए जनादेश है क्योंकि मरता का कुछ नहीं होता है, वो किसी के भी शरण में चला जाता है। तो वही हाल हमारा है। इन्होंने हमें कहीं ना कहीं पंगु बनाकर रखा है। 70 सालों में हमारा दोहन हुआ है। आज देखिए इतना बड़ा जमीन अधिग्रहण हमारा होता है, यूपी, बिहार, बंगाल, MP वालों को यहाँ बसाया जाता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को हमारे जमीनों का अलॉटमेंट किया जाता है। तो ये अन्यायकारी दमनकारी नीतियां हैं जिसका हम लोग विरोध करते हैं, और इसी के साथ 2024 में हम लोग एक बदलाव की शंखनाद करते हैं जो राज्य के लिए एक बेहतर लेके आए। जयराम जी, आप कुर्मी समाज के आंदोलन में आप भी दिखाई देंगे? कोई बड़ा इशू नहीं है देव बाबू। मुझे लगता है एक जिला अध्यक्ष जिसको खुद की जानकारी नहीं, उस पर हमारा टिकट टिप्पणी नहीं, जो कहना था हमने मंच में कह दिया है। जयराम जी, आप कुर्मी समाज के आंदोलन में दिखाई देंगे? देखिए हम अभी देखिए, सबसे पहला बात एक चीज आपको जानना होगा, एक सामाजिक होता है, एक राजनीतिक होता है। जब सामाजिक लोग राजनीति में आएंगे तो दिक्कत होगा, राजनीतिक लोग सामाजिक में जाएंगे तो भी। इसीलिए समाज का एक अलग दायरा होता है, राजनीति का अलग दायरा होता है। हम लोग राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बाकी आंदोलन का हम लोग नैतिक समर्थन करते हैं, लेकिन हम लोग राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राज्य के मुद्दों के साथ कर रहे हैं, और हम लोग एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर अपना जो कार्य कर रहे हैं। इसलिए समाज का आंदोलन है, सामाजिक लोग हमसे बेहतर हैं, हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज़्यादा मारक क्षमता है, उनमें ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, वो लोग बेहतर टैकल कर रहे हैं। जिस 32 पर आप सरकार को घेरते हैं, जिस 32 पर आप सरकार को घेरते हैं, मतलब कि आप अपनी सभाओं में 32 का जिक्र करते हैं और प्रमुखता उसको जगह देते हैं आप। वही सरकार, मतलब जो मौजूदा सरकार है यहाँ पर, वो 32 को लेकर के जो है कैबिनेट से पास करती है, विधानसभा से पारित करती है, तो वो कहीं ना कहीं जो है 32 को लेकर के वो जो है वो भी मुखर है। लेकिन आप जो है, चूंकि संवैधानिक तौर पर आप देखेंगे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर देखेंगे या हाईकोर्ट की तरफ से जो भी न्यायालय का जो भी आता है, मतलब कि 32 के आधार पर नियोजन नीति नहीं बनाया जा सकता है, जिसका जिक्र जो है सदन में हो चुका है। तो क्या 32 के आड़ में जो है वर्तमान की सरकार वो भी राजनीति कर रहे हैं, और 32 के आड़ में अभी मतलब बीच का कोई रास्ता आप क्यों नहीं बताते? मतलब जो जनता पिस रही है ना, झारखंड की जो जनता है। देखिए, हमने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार बुलावे तो सही, हम लोग कब बोले कि नहीं बैठेंगे। हमारी आपसे वैचारिक लड़ाई है, शारीरिक लड़ाई नहीं है। आप बोलिए, नौजवान बैठेंगे, मीडिया के सामने बैठेंगे, चर्चा करेंगे। अच्छा जयराम जी, आप भाषा खाद्यान्न के बाद आप जो है कुर्मी आंदोलन के लिए क्या सड़कों पे उतरेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा, हम लोग अपने राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और मुझे लगता है मेरे समाज में हमारे जन्म से पहले से ऐसे आंदोलनकारी हैं जो हमसे बेहतर हैं। अगर आपको मौका मिला तो जाएंगे आंदोलन में? देखिए, हमसे देखिए, सामाजिक और राजनीतिक दोनों अलग विषय है। हम अगर उतरेंगे तो फिर आप ही लोग मीडिया कर्मी इस 1932 के आंदोलन को दो फाड़ कर देंगे। हम अगर डायरेक्टली फेस करेंगे तो आप लोग फिर आपस में हम लोग को लड़वा देंगे। जो इसीलिए सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है वो हमसे काफ़ी मजबूत है, वो बेहतर तरीके से अपना टैकल करेगी। जयराम जी, एक आखिरी सवाल, ये जो है भोजपुरी बोलने वाले, अंगिका बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले, वो जेबी केसेस के साथ कैसे जुड़ेंगे? वो कैसे वो आपको समर्थन करेंगे? जैसे हमारे लोग कुड़माली बोलने वाले, संथाली बोलने वाले, खोरठा नागपुरी बोलने वाले जब महाराष्ट्र जाते हैं, तो जैसे हमारे लोग महाराष्ट्र में जाके मराठियों से जुड़ते हैं,
तमिलनाडु में जाके तमिलियों से जुड़ते हैं, जुड़ेंगे हमारे साथ, जाएंगे वोट मांगने। आपके पास क्या है इसका कोई रूपरेखा होगा ना, कैसे कन्विंस करेंगे आप? कन्वेंस करेंगे, उसके लिए हमारी रूपरेखा है, लेकिन पहले ही हम लोग स्पष्ट कह दिए डबल जो आइडेंटिटी है वो हमें स्वीकार नहीं होगी। जयराम जी, सत्ता पक्ष कहता है कि हम तो 1932 लागू कर दिए थे, उसको राज्यपाल ने रोक दिया है। जो लोग 1932 को लेकर के आंदोलन करते हो, कभी राज्यपाल की या बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं? कैसे नहीं है? लोकसभा का चुनाव बीजेपी के खिलाफ ही होगा। 14 में 12 सीटें बीजेपी के पास है, एनडीए गठबंधन के पास है। तो लोकसभा का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई बीजेपी से ही है। ठीक है जयराम जी।